आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। संस्कृत में कहा जाता है अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी अंत ही प्रारंभ है। एंड इज द बिगनिंग। आज साल 2024 का आखिरी दिन जरूर है, लेकिन ये एक नए साल की शुरुआत भर है। महज 9 घंटे के बाद साल बदल जाएगा और नया साल 2025 शुरू हो जाएगा। हर कोई अपने अंदाज में नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटा है, लेकिन इस बार नए साल का स्वागत करने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ तीर्थ स्थलों पर देखी जा रही है। मंदिरों के बाहर आज से ही लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं। अयोध्या हो या मथुरा, काशी हो या महाकाल की नगरी उज्जैन, हर जगह मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी कतारें हैं। हर कोई भगवान को बीते हुए साल में जो कुछ बुरा हुआ, जो कुछ भला हुआ, उन तमाम अनुभवों का धन्यवाद कहना चाहता है और नए साल की शुरुआत प्रभु की आराधना और प्रार्थना के साथ करना चाहता है। नए साल की शुरुआत में ही प्रयागराज में 12 सालों के बाद महाकुंभ भी लग रहा है और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो आज सबसे पहले राजधर्म में बात महाकुंभ की ही कर लेते हैं। 13 दिन के बाद प्रयागराज में देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होने जा रहा है, सबसे बड़ा धार्मिक समागम लगने जा रहा है। इसका 12 सालों से इंतजार है। प्रयागराज में 13 जनवरी से दिव्य और भव्य महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है ताकि महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाया जा सके। जैसे अयोध्या में दीपावली का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक उसी तरह योगी महाकुंभ का सफल आयोजन कर उसका नाम भी इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। सनातन के सबसे बड़े समागम को सफल बनाना चाहते हैं, तभी तो 30 दिन में 5वीं बार योगी प्रयागराज पहुंचे हैं। यानी सोचिए, तो हर छठे दिन योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में ही हैं। अगर दिसंबर की बात करें तो योगी सबसे पहले 7 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके 5 दिन के बाद 12 दिसंबर को पहुंचे, 2 दिनों तक प्रयागराज में ही रहे। 23 दिसंबर को वो फिर लौटे और आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज में ही हैं। साल के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में बिताना चाहते हैं। जाहिर है, बिताएं भी क्यों ना, इतना बड़ा समागम है, इतनी सारी तैयारियां हैं और तैयारियों को खुद अपनी नजरों से वो देखना चाहते हैं। कहीं कोई कमी ना रह जाए, वो इसकी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, बल्कि वो लेटे हुए हनुमान मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने राम भक्त हनुमान की पूजा की। सीएम योगी ने महाकुंभ को सफल बनाने का बीड़ा अपने कंधों पर खुद उठा रखा है, इसलिए वो 3 दिन के बाद फिर प्रयागराज आएंगे। इससे पहले आज उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, कहां पर क्या क्या कमियां रह गई हैं उससे जानने की कोशिश की, ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उन्हें दिक्कत या मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। योगी आदित्यनाथ 2 जनवरी को फिर प्रयागराज आएंगे और 6 लेन पुल पर बने हुए स्टील ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। करीब 30 करोड़ की लागत से यह अस्थायी ब्रिज बनाया गया है। इसमें 4500 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज के बनने से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे।
यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। महाकुंभ वैसे तो 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, लेकिन साधु संतों का पहुंचने का सिलसिला तो लगातार जारी है। त्रिवेणी तट पर धर्म ध्वजा लहराने लगी है। ये धर्म ध्वजा निरंजनी अखाड़े की है, जो 40 फीट ऊंची है। ये धर्म ध्वजा इतनी भारी है कि इसे लगाने के लिए क्रेन की मदद तक लेनी पड़ी। दरअसल देश में 13 अखाड़े हैं। इनमें कुछ शैव है तो कुछ वैष्णव और कुछ उदासीन। इन्हीं में से एक है निरंजनी अखाड़ा, जिसे जूना अखाड़े के बाद सबसे ताकतवर माना जाता है। निरंजनी अखाड़ा के साधु सन्यासी भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को अपना इष्ट देव मानते हैं। किसी भी अखाड़े के लिए वो पल बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होता है, महत्वपूर्ण होता है जब उनके धर्म ध्वजा की स्थापना होती है। निरंजनी अखाड़े की जो धर्म ध्वजा है वो इस समय स्थापित की जा रही है और आप देखिए कि किस तरीके से क्रेन की मदद से धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है। भगवा कलर में ये जो धर्म ध्वजा है उसकी स्थापना करने के लिए दूर दराज से जो साधु आए हैं, संत आए हैं, महंत आए हैं, हरिद्वार से साधु संत पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए जितने भी साधु संत महंत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए क्रेन के माध्यम से। किस तरीके से देखिए ये ऐतिहासिक पल है, किस तरीके से निरंजनी अखाड़े में जो समय जो धर्म ध्वजा है उसकी स्थापना की जा रही है। बैंड बज रहा है, बाजा बज रहा है, हर्ष का माहौल है, उत्सव का माहौल है और जहां तक आपकी नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ साधु संत नजर आएंगे। और ये देखिए किस तरीके से ठीक पीछे साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधा उनसे ही बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये पल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। महाराज जी, ये पल कितना महत्वपूर्ण होता है जब धर्म ध्वजा की स्थापना होती है? देखना इतना सौभाग्य का विषय है। आप भी यहाँ मौजूद है, आपके लिए भी सौभाग्य का विषय है कि ये हमारी जब से इस परंपरा की नींव रखी गई है, ये तब से वह ध्वजा लहरा रही है। और ये देखना कितना सौभाग्यपूर्ण है कि ये प्रयागराज में आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत विलक्षण है। आज जी धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है, कितना अद्भुत, कितना विलक्षण क्षण है सबके लिए। धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है, ध्वजा धरा स्थापित होते ही अद्भुत, क्या बहुत ही अद्भुत ये पल है। और ये हमारे महापुरुषों ने शुरू से धर्म ध्वजा के नीचे एकांत सारे का सारा संगठन इकट्ठा होता है। सभी संत भगवान, सभी भेख भगवान यहाँ इकट्ठे हैं, सबके माध्यम से ये धर्म ध्वजा खड़ी होती है। सभी इस धर्म ध्वजा के आगे अपने इष्ट देवता की पूजन करते हैं। और आप लोग भी मीडिया के माध्यम से देश विदेश में सभी को इतना भव्य और दिव्य ये आनंद का क्षण दिखा रहे हैं। ये आनंद का क्षण है, दिव्य क्षण है। कुंभ भव्य होगा, अलौकिक होगा, दिव्य होगा, सुरक्षित होगा, स्वच्छ होगा। और ये देखिए कि किस तरीके से धर्म ध्वजा की स्थापना समय की जा रही है। बड़ी संख्या में साधु संत सब यहाँ पर मौजूद हैं, हरिद्वार से, और इसके अलावा अगर देहरादून से बात कर लिया जाए, नासिक से बात कर लिया जाए, सब जहाँ से जो धर्म गुरु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि किसी भी अखाड़े के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल होता है कि कब उनका जो धर्म ध्वजा होगी उसकी स्थापना होगी। महीनों जब काम किया जाता है तब धर्म ध्वजा की स्थापना होती है। और फिलहाल यहाँ पर निरंजनी अखाड़े में धर्म ध्वजा की स्थापना के वक्त साधु संतों के साथ साथ प्रशासन के भी लोग मौजूद हैं, पुलिस के भी लोग मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। और प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े में इस समय उत्सव सा माहौल है, त्योहार सा माहौल है, धार्मिक माहौल है, ऐतिहासिक माहौल है, क्योंकि धर्म ध्वजा की यानी कि धर्म की ध्वजा की स्थापना हो रही है। पौराणिक शास्त्र में प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है, यानी कि तीर्थ स्थलों के राजा। कहा यह जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा पहला यज्ञ प्रयागराज में ही किया गया था। महाकुंभ की मान्यता को देखते हुए बड़ी संख्या में भजन मंडली भी प्रयागराज पहुंच रही है। हर तरफ राम और कृष्ण की धुन सुनाई दे रही है।
प्रयागराज में, पावन नगरी में किस तरीके का माहौल है। प्रयागराज आकर के इस माहौल को गंगा नदी के किनारे कोई भी महसूस कर सकता है, कोई भी आकर के यहाँ पर उस दिव्य अनुभूति को फील कर सकता है। और हम इस समय गंगा तट के किनारे मौजूद हैं और गंगा तट के किनारे एक मंडली मौजूद है जो कि इंडिया टीवी पर इस समय एक्सक्लूसिव मौजूद है। किस तरीके का माहौल है प्रयागराज में, किस तरीके से महाकुंभ दिव्य होने वाला है, भव्य होने वाला है, अलौकिक होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। शब्द शायद कम पड़ जाएंगे कि कुंभ किस तरीके से होने वाला है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि दर्शकों को, चूंकि प्रयागराज में हम लोग बैठे हैं, गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तट पे बैठे हुए हैं, क्या हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जिससे वो महसूस कर सकें कि जो दूर दराज बैठे हुए हैं, देश विदेश में बैठे हुए हैं, वो प्रयागराज को कैसे समझ सकें, माहौल को समझ सकें। जो मैं तो वैसे सबको आमंत्रण देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग महाकुंभ 2025 में आइए और इसको खूब खूबसूरत और खूब सफल बनाइए। लेकिन जो लोग आने में असमर्थ हैं उनको मैं अपना ही कंपोज किया हुआ एक भजन है, चलो मन गंगा यमुना तीर। चलो मन, चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो मन, चलो मन गंगा यमुना तीर। गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर। हनुमान जी हमरा भी एक काम करियो जी, एक काम करियो जी, हो सीता राम जी से हमरा राम राम करियो जी, सीता राम जी से हमरा राम राम करियो जी। हनुमान जी हमरा भी एक काम करियो जी, हनुमान जी हमरा भी एक काम करियो जी, सीता राम जी से हमरा राम राम करियो जी। हे गंगे माँ तू मोरी महारानी, तेरो जल लागे अमृत नीर। हे गंगे माँ तू मोरी महारानी, तेरो जल लागे अमृत नीर। माँ तू मोरी महारानी, तेरो जल लागे अमृत नीर, लागे अमृत नीर। हे गंगे मैया लागे अमृत नीर। केवल 13 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में महाकुंभ में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या हो चुकी हैं, उनकी भी तस्वीरें अब आपके सामने रख देती हूँ। पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए डोम सिटी तैयार की गई है। त्रिवेणी के तट पर बनी इस डोम सिटी में जो कॉटेज बनाए गए हैं उसके अंदर सभी लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद है। डोम सिटी आधुनिकता, भव्यता और अध्यात्म का अद्भुत संगम होगा। डोम सिटी में रुकने वालों को हिल स्टेशन पर रुकने का एहसास होगा। ठंडी हवाओं के बीच भी चारों तरफ संगम का नजारा भी होगा। इस भव्य डोम सिटी का निर्माण 3 हेक्टेयर में किया जा रहा है। 51 करोड़ रुपए की लागत है और कॉटेज को अंडाकार डिजाइन दिया गया है जो कि फायर प्रूफ है। इस डोम सिटी में एक कॉटेज का किराया ही 81,000 तक होगा। कॉटेज के अंदर से 360 डिग्री का नजारा मिलेगा। अंदर ठहरने वाला शख्स चारों तरफ का आनंद ले सकता है, जबकि बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकेगा।
कॉटेज के अंदर अटैच वॉशरूम की सुविधा भी दी गई है। प्रयागराज में इस समय हम संगम नदी के किनारे मौजूद हैं और संगम नदी पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की ऐतिहासिक सिटीज बनाई जा रही हैं, जिसमें कि डोम सिटी भी एक खास तौर पर है। जो फैमिलीज यहाँ पर आएंगी उनको बाकायदा गंगा का व्यू मिलेगा और उसके बाद जो फैमिलीज यहाँ पर आएंगी शाही स्नान के दिन, वहाँ रेट मिलेगा 81,000 रुपये प्लस जो टैक्सेस होते हैं। नॉर्मल डेज में डोम सिटी का जो पैसा होगा वो 61,000 रुपये होंगे प्लस टैक्सेस होंगे और जो डोम सिटी का व्यू होगा वो व्यू ही अपने आप में ज़बरदस्त है। 360 डिग्री का ये कार्बन डेटेड व्यू मिलेगा और इस व्यू में जो लोग भी आएंगे अपने परिवार के साथ किस माहौल में रहेंगे, किस बेहतरीन एटमॉस्फेयर में रहेंगे। मैं बाहर मौजूद था, मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं ये पूरा व्यू आपको एक जो वातानुकूलित चीज़ें होती हैं उसका एहसास देता है। और देखिए डबल बेड भी यहाँ पर रखा हुआ है। डबल बेड के लिए आलीशान गद्दे हैं, तकिया है, इसके अलावा सिरहाना बनाया हुआ है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इस पूरे व्यू में एक ऐसा बटन होगा जिसको दबाने के बाद जो पूरे पर्दे होंगे ये पूरे पर्दे पूरी तरीके से ढक जाएंगे, यानी कि आपको कोई देख नहीं सकता है। हाँ, आप जरूर अंदर से किसी को बाहर देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। अंदर भी आपके बैठने के लिए सोफे की तरह यहाँ पर इंतजाम है। बाकायदा यहाँ पर नाइट लैम्प्स भी लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हल्का आपको पंखे की भी ज़रूरत है तो पंखों को भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। साथ ही लोग अगर तैयार होकर के यहाँ से जाना चाहते हैं तो उनके लिए बाकायदा देखिए ड्रेसिंग टेबल का भी इस्तेमाल किया गया है। ड्रेसिंग टेबल में जो सामान रख सकते हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है और एक शानदार झूमर भी लगाया गया है कि रात में सोते समय लोगों को एक फील जो आए वो अच्छा आए। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो इस बेडरूम के साथ ही अटैच्ड एक बाथरूम भी बनाया गया है और इस अटैच्ड बाथरूम में पूरी तरीके से सिक्योरिटी का, फीचर्स का, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। और ध्यान रखने के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि लोगों को अटैच्ड उनको बाथरूम मिल सके, इसके लिए बाकायदा अटैच्ड आप अंदर जा सकते हैं और जो भी आपको बाथरूम में इस्तेमाल करना हो वो इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा सकता है। ये सैंपल पूरी तरीके से डोम सिटी के तौर पर विकसित हो रहा है और कार्बन के जरिए देखिए ये जो प्लाई है, ये जो इस्तेमाल किया गया है मेटल का, वो इस तरीके का है कि लोगों को परेशानी बिल्कुल ना हो, दिक्कतों का सामना बिल्कुल ना करना पड़े और वो अटैच्ड बाथरूम को भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस डोम सिटी के 360 व्यू में सबसे ज़्यादा खास बात ये होगी कि जब आप पर्दों को खोल लेते हैं तो बाहर का पूरा नज़ारा आपको यहाँ से कमरे में बैठ करके ही नज़र आता है। और जो सबसे खास बात है इस डोम सिटी के स्पेशल रूम की वो ये है कि जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपको ठीक बगल में गंगा का व्यू मिलेगा। जो लोग स्नान करने आएंगे आप आसानी से उनको देख सकते हैं। शाम को बाहर निकल के बाहर चाय पानी कर सकते हैं और उस दौरान भी आप लगातार संगम नदी के किनारे होंगे, गंगा के किनारे होंगे और आपको वो एहसास मिलेगा कि मानो प्रयागराज में नहीं, आप किसी विदेश में घूमने आए हुए हैं। महाकुंभ को कामयाब और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के साथ ही सभी हिंदू संगठन भी लगे हुए हैं। आरएसएस ने भी मोर्चा खोल दिया है। आरएसएस ने स्वच्छ महाकुंभ अभियान की शुरुआत की और इसके तहत संघ ने एक थाली एक थैला मिशन चला रहा है। संघ पूरे देश भर से एक थाली एक थैला जमा कर रहा है जो कुंभ के वीएचपी के शिविर में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस थाली और थैलों को तमाम साधु संत और महामंडलेश्वरों में बांटा जा रहा है। हम इस समय कुंभ के मेला क्षेत्र में मौजूद हैं और इस बार सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है और वो अभियान है अपने पूरे वातावरण को सुरक्षित रखना, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, इसमें जो समितियां हैं, उनका भी बड़ा योगदान हो रहा है। और थाली और थैला यानी कि थाली और थैले के जरिए ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है समितियों द्वारा मिलकर के। और आप ये देखिए कि किस तरीके से बड़ी बड़ी जो थालियां हैं, थैले हैं, वो इस समय जो दफ्तर हैं यहाँ पे प्रयागराज में, उन दफ्तरों में जो संघ से संबंधित हैं, समितियों से संबंधित हैं, उन जगहों पर पहुँच रहे हैं और थैले भी पहुँच रहे हैं, थालियाँ भी पहुँच रही हैं। और जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है कि 50 लाख थालियों को इस बार यहाँ पहुँचाना है ताकि उसे महामंडलेश्वरों को दिया जा सके। और इस पूरे मामले में डिस्पोजेबल जो होते हैं, डिस्पोजेबल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना होने पाए ताकि अपनी हम जो इन्वायरमेंट है उसको भी पूरी तरीके से स्वच्छ और सुरक्षित रख सकें। और जो इस बार का लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य है कि 50 लाख
थाली और थैले यहाँ तक पहुँचे ताकि ये पूरा वातावरण न सिर्फ स्वच्छ रहे बल्कि सुरक्षित भी रहे। इस तरीके से देखिए, आप देखिए दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, हरित कुंभ और महाकुंभ का जो प्रचार है वो भी यहाँ पर है। एक थाली एक थैला अभियान, और इस अभियान के लिए किस तरीके से सब लोग दिन रात एक किए हुए हैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत, और सारे विभागों के तहत जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके हाथ में थाली भी है और थैला भी है, और इसी के जरिए इस पूरे अभियान को सुरक्षित स्वच्छ कुंभ के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इस अभियान के जरिए मुख्य लक्ष्य आप लोग का क्या है? हमारा लक्ष्य है कि जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ, कुंभ में कुंभ। जीरो बजट पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हर व्यक्ति काम करे। जो लोग होंगे, जहां तक आप लोग ये थैला और थाली पहुंचाएंगे, महामंडलेश्वर के पास पहुंचाएंगे, अखाड़ों में पहुंचाएंगे, टारगेट क्या है? टारगेट भाई साहब ये है कि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो अन्य क्षेत्र चल रहे हैं महाकुंभ मेले में, उनको टारगेट किया गया है। महामंडलेश्वर जितने अखाड़े हैं, उसके अलावा जैसे हमारे सफाई कर्मी हैं, रेलवे है, हर जगह हम लोग जो कचरा उत्पादित होता है, उत्सर्जित होता है, हम उसको उत्सर्जन ही न होने दें। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40,000 टन कचरा उत्पादित होने वाला है, जो कि हम उसको 40 से 50% रिड्यूस कर लिए अपने इस थैला थाली के अभियान से, तो हमारा लक्ष्य काफ़ी सफल रहेगा। 2025 के महाकुंभ को यादगार बनाने की पूरी तैयारी है और इसके लिए प्रयागराज नगर भर में पूरे शहर को सीसीटीवी से कवर कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर में कहाँ गंदगी है, कहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं, कहाँ इल्लीगल होर्डिंग है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, हर चीज कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम में लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। न सिर्फ ICCC अपनी जबरदस्त तैयारियां कर रहा है तीसरी आंख के माध्यम से, बल्कि अगर नगर निगम की बात किया जाए प्रयागराज क्षेत्र की, तो नगर निगम में भी व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। न सिर्फ तीसरी आंख के जरिए, CCTV कैमरों के जरिए, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जिसका इस समय सबसे ज्यादा चलन हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। हम इस समय ऐसे ये कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जो कि नगर निगम प्रयागराज के अंतर्गत आता है, और कैसे पूरे शहर को देखिए CCTV कैमरों के जाल में पूरी तरीके से लैस किया गया है, और यहाँ से जो मॉनिटरिंग हो रही है वो लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। शहर के किसी भी हिस्से में अगर आप जाना चाहें, देखना चाहें किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से चौराहों पर स्थिति है, और जो वीडियो क्लियरिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी जाकर के किसी भी गाड़ी का मेक देख सकते हैं, उसका नंबर देख सकते हैं, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय इस कंट्रोल रूम के जरिए, वो अपने आप में बेहद नायाब है। आप देखिए कि जो प्रयागराज की जो विकास प्राधिकरण है, जो नगर निगम का दफ्तर है, वहाँ पर ये बाकायदा इस तरीके की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरास की गाड़ी हैं, वो बाकायदा देखिए पॉट होल, जो कि किसी भी बड़े शहर में इस तरीके की समस्याओं को दिखाने के लिए काफ़ी होती है। और अगर यहाँ पे कोई भी देखिए पॉट होल दिख रहा है तो यहाँ के लिए बाकायदा ब्लिंकिंग हो रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर हो रही है। स्ट्रे एनिमल यानी कि छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या है, चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना है। विपक्ष ने हमेशा इस मामले में सरकार को घेरा है, लेकिन सरकार देखिए किस तरीके से तैयार है। कोई भी स्ट्रे एनिमल दिख रहा है तो उसको बाकायदा यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, और जो पीछे सज्जन बैठे हुए हैं उनके बाकायदा हेलमेट में ये ऑटोमेटेड कैमरा लगा हुआ है, जिसका फुटेज भी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इलीगल होर्डिंग कहीं पे है, गार्बेज कहीं पड़ा हुआ है, किसी भी शहर को स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में गार्बेज क्लीनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, और ऑफ स्ट्रीट लाइट की भी जानकारी यहाँ से ली जा रही है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भरपूर किया जा रहा है प्रयागराज को सुंदर बनाने में, सक्षम बनाने में, और स्वच्छ कुंभ की जो महाकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको परिकल्पना करने के लिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से काम भी चल रहा है, और उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ प्रभात भी मौजूद है, उनकी टीम भी मौजूद है, वो बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा AI बेस्ड जो इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। प्रभात, बताइए इंडिया TV के दर्शकों को कैसे आप लोग सारा काम कर रहे हैं। नमस्कार। स्वच्छ महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। जैसे कि आपने अभी सारे इश्यूज़ को कैसे डिटेक्ट हो रहा है वो समझा है, मैं उसके बाद क्या होता है वो बता देता हूँ। तो एक बार जब हम ये इशू रेज कर लेते हैं तो वो डिटेक्ट होकर हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें फ़ोटो के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोटो के साथ हमारी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें कि उसकी लोकेशन भी रहती है, कौन से जोन और वार्ड, कौन सी सड़क है, वो भी हमारे पास पिन पॉइंटेड रहता है।
उस क्षेत्र के जो भी सुपरवाइज़र हैं, जो भी वहाँ के जेई हैं, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी मेंबर्स हैं, वहाँ तक ये फ़ोटो के साथ ये रिपोर्ट कम्युनिकेट की जाती है, जो कि फिर वहाँ पे जाके इसका निस्तारण करके हमें आफ्टर की फ़ोटो शेयर करते हैं कि ये अब निस्तारण टिकट क्लोज़ हो चुका है। 16,000 से ज़्यादा समस्याएं हम अभी तक निस्तारण कर चुके हैं पिछले। प्रयागराज में जहां महाकुंभ की तैयारी चल रही है, तो वहीं रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए साल का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आज यानी आज के दिन, साल का अंतिम दिन, करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या में हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आज साल का आखिरी मंगलवार भी है, इसलिए हनुमानगढ़ी में भी भक्तों की लंबी कतार है। कोई महाराष्ट्र से आए हैं तो कोई झारखंड से आया है, कोई पंजाब से तो कोई मध्य प्रदेश से आकर प्रभु का आशीर्वाद ले रहा है। अयोध्या का ये हनुमानगढ़ी है और हनुमानगढ़ी के बाहर जहां तक नजर जाएगी यहाँ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। आखिरी दिन है आज 2024 का और कल 1 जनवरी है 2025 की। तो हर हनुमान भक्त, राम भक्त की ये इच्छा है कि जाते हुए साल में और नए साल में सबसे पहले दर्शन भगवान राम और हनुमान जी के करें। इसीलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं दर्शन के लिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम लक्की कृष्णानी है। अच्छा, तो नया साल यही मना? जी बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और काफी उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चों के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन और भी यहाँ पे बिताऊं। बहुत अच्छा राम मंदिर बना है। जैसे हर साल आप नया साल कैसे मनाते थे और इस बार कैसे अलग मनाएंगे? इस बार हम लोगों ने राम जी के दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके नया साल मना रहे हैं। नहीं तो हर साल ऐसा होता है कि बच्चों को घर में ही मनाना पड़ता है, छोटी मोटी पार्टी करके ही मनाना पड़ता है। और भी लोग यहाँ पे श्रद्धालु लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? जनकपुर, नेपाल। नेपाल से आए हैं। नया साल इस बार जी यही बनाएंगे नया साल। हर साल नेपाल में बनाते हैं? जी हर साल नेपाल में था, पहली बार है अयोध्या से। तो कैसे प्लान किया कि अयोध्या में नया साल मनाया जाए? इस बार सोचे हुए थे, मंदिर राम जी का जब मंदिर बना ना, तब से सोच लिए थे कभी के अगला साल कभी के नया साल स्टार्टिंग करेंगे अयोध्या धाम से। तो अब जब नया साल आएगा 2025, तो उसमें राम मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाएगा? हो जाएगा पक्का। इसका इंतजार है जो पूरा मंदिर जब बन जाएगा। हाँ 2025 में बन जाएगा। तो फिर आएंगे दर्शन? जरूर आएंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम तुषार। हम महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से आए पूरे? संभाजी नगर, पूरा परिवार के साथ। क्या योजना यहाँ अयोध्या में? हाँ नया साल यहाँ मनाएंगे राम जी के चरण में, हनुमान जी के चरण में। आप भी जा रहे हो दर्शन? हाँ दर्शन के लिए। आज जाते हुए साल में हनुमान जी फिर राम जी? हाँ हनुमान जी। हाँ तो अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं और उसके बाद प्रभु राम के चरणों में जाते हैं। अब जितने श्रद्धालु हैं, अभी यहाँ राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जून तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इन श्रद्धालुओं को इंतजार है पूरा जो भव्य राम मंदिर है उसमें दर्शन करने का। रामनगरी में ही नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। बड़ी तादाद में लोग महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। नए साल के मौके पर महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी महाकाल की नगरी पहुंचे। मोहन यादव ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। 2024 का आज आखिरी दिन है और देश दुनिया से तमाम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन में आ रहे हैं ताकि 2025 की जब शुरुआत हो तो दिन शुभ। हमारे साथ बात करने के लिए हैं खुद महाकाल की नगरी से महाकाल के भक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। सर 2024 का आज आखिरी दिन है, 25 की शुरुआत होगी, कैसे देखते हो, क्या संदेश रहेगा देश प्रदेश के? अंग्रेजी वर्ष 2025 की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई है। विक्रम संवत 2082 तो गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होगा, वो विक्रमादित्य के नाम पर होता है। सम्राट विक्रमादित्य का बहुत बड़ा नाम है, हमारे संवत का प्रवर्तन होता है। सृष्टि आरंभ दिवस ये विक्रम संवत को इस तरीके से आपने जी बिल्कुल ठीक बात है। काल गणना की नगरी भविष्य में फिर ये भारत में आएगी। अभी जो ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम तय होता है ये शुद्ध नहीं माना जा सकता पूर्णतया। कई सारे विद्वानों ने इसमें अपने अपने मत भी दिए हैं। 300 साल पहले तक ये भारत से होता था और मुझे इस बात का संतोष भी कि कई सारे विदेश के आसपास के देशों के विद्वान
यानी दुश्मन देश के विद्वान भी इस बात पर सहमत है कि समय गणना का शुद्ध केंद्र अगर कहीं है तो भारत में मध्य प्रदेश और उज्जैन में है। धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद एक अलग धारा आई है। आज भारत का सबसे तेज गति से पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले नगर में हमारा प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत में उज्जैन आया है। दिल्ली में भी साल के आखिरी मंगलवार को हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हनुमान मंदिर में भक्तों की लंबी कतार है। 2024 का लास्ट मंगल, हनुमान जी महाराज के भगत जैसे देख रहे हैं आप लोग, सब अपनी मनोकामना लेके आ रहे हैं कि प्रभु 2025 हमारे जीवन में जो आगाज होने वाला है अच्छी तरीके बढ़िया स्वस्थ रहें, आयु रहे, घर में धन की वर्षा हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सबसे पहला नंबर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, स्वस्थ रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ 2025 जो अभी स्टार्ट होने वाला है सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हनुमान जी महाराज सुख शांति समृद्धि रखें।